Everyone, welcome back to my YouTube channel, and now we will start environmental chemistry, the most ignored chapter by all the NEET aspirants. ये वो चैप्टर जो कोचिंग्स वगैरह में नहीं पढ़ाया जाता है, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था। और मतलब क्योंकि यार ये चैप्टर मतलब क्या ही समझाए टीचर इसमें, ये सब कुछ थेरेटिकल पार्ट है। इसमें पता क्या होता है, जब आप पढ़ते हो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे पता है पोल्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। बट इस चैप्टर में कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी हैं, एंड व्हेन वो क्वेश्चन के फॉर्म में अपीयर होता है वो आपको नहीं पता होता है, देन यू गेट ब्लैंक, और फिर आपको लगता है कि यार ये चैप्टर पढ़ लिया होता। एंड नीट में हर साल इस चैप्टर से 1, 2, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू शुड नो दिस। ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आप एक बार इस वीडियो से गो थ्रू करो लास्ट तक, यू विल कम टू नो कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर से। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें डाले वीडियो में, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट। तो जो क्वेश्चन मुझे दिखा है या फिर जहाँ जब मेरी गलती हुई थी, एंड मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप भी वो गलती कर सकते हो, तो मैंने वो इसमें डाल दिया था कि आप वो गलती ना करो। सो लेट्स बिगिन। चलो ठीक है। एनसीईआरटी में एक फैक्ट लिखा हुआ है, नॉर्मल सा है, कि जो हमारा एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है, जो लोग मतलब हम लोग होते हैं, जो उन्हें जो 12 to 15 टाइम्स जो एयर है वो ज़्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू फूड। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद अब देखो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूशन? आपको पता है पोल्यूशन क्या होता है? मतलब प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड मटेरियल। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मतलब आउटलाइन देख लेते हैं, क्या क्या हम कहाँ रहते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कहाँ रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में। कहाँ रहते हैं? ट्रोपोस्फियर में रहते हैं। देखो क्या होता है, आधी बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ट्रोपोस्फियर में रहते हैं फिर स्ट्रेटोस्फियर में रहते हैं। विल लिव इन ट्रोपोस्फियर, याद रखना ट्रोपोस्फियर। जैसे मान लो ये सी लेवल है और ये 10 किलोमीटर तक है, मतलब हम इस वाली इसमें रहते हैं, ये है हमारी ट्रोपोस्फियर। ठीक है, और जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में होता है वो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर। कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, और याद रखना जो हमारी ट्रोपोस्फियर है वो टर्ब्यूलेंट डस्टी जोन है। क्या है? टर्ब्यूलेंट डस्टी जोन है, जिसमें बहुत सारी एयर है, वाटर वेपर है और क्लाउड्स है। मतलब यहाँ तक हमारे क्लाउड्स वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एयर मूवमेंट होती है, और यहाँ पे मतलब क्लाउड फॉर्मेशन भी है, यहीं पे ही होगी। और जो हमारी स्ट्रेटोस्फियर है उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन और थोड़ा बहुत वाटर वेपर, लिटिल वाटर वेपर। याद रखना क्या है? लिटिल वाटर वेपर। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना। जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है ना, मेनली ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के लेवल्स पर ही पड़ते हैं। ठीक है, और आप सबने देखो सुना तो होगा ही ओजोन के बारे में, यार ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट है? ओजोन जो है ना हमारी स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो यूवी रेज है 99.5% यूवी रेज को अर्थ सरफेस पे आने से रोकती हैं। अब रोकती हैं तो कुछ फायदा भी होगा ना रोकने का। अगर ये जो रेज है हमारी अर्थ पे पड़ गई तो बहुत हार्म होएगा हम ऑर्गेनिज्म को। कैंसर हो सकता है, प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनमें हार्म होगा, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स उसके हम आगे देखेंगे। तो ये इसको प्रिवेंट करती है और हम ऑर्गेनिजम्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ओजोन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले ट्रोपोस्फियरिक पोल्यूशन, जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, पोल्यूशन आपको पता ही अगेन क्या है? अनडिजायरेबल सॉलिड और जब गैसेस पार्टिकल्स हमारे मतलब इस वाली रीजन में होते हैं। अब देखो जो ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन है वो 2 चीज़ों की वजह से, या तो गैशियस एयर पोल्यूटेंट्स होंगे या फिर पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स होंगे। अब गैशियस एयर में क्या होंगे? ये होते हैं हमारे ऑक्साइड्स, किसके? सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन के, या फिर हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, या फिर हाइड्रोकार्बन, या फिर ऑक्सीडेंट्स हो गए। ठीक है, मतलब ओजोन हो गई या फिर कोई भी ऑक्सीडेंट है। ठीक है, अब पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में देखो क्या होता है? पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इज अबाउट, देखो डस्ट, मिस्ट, फ्यूम, स्मोक, ये सब आता है आपका पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में। ठीक है, अब हम देखो इन गैसेस एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो सल्फर कंटेनिंग, जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तब हमारे ऑक्साइड सल्फर के प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो बहुत कॉमन है इनमें से क्या है? SO2 है। ठीक है, और जो SO2 है ना हमारी पॉइजनस है, सब एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। इट इज पॉइजनस। ठीक है, अगर इसकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन है ना तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज कोज कर सकते हैं। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या फिर एम्फीसीमा हो गया। ये तीनों डिसीजेज हो सकते हैं अगर ये थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में है तो। ठीक है, अब ये याद रखना जो SO2 है वो आई इरिटेशन कॉज करती है।
ठीक है, रेडनेस कोज करती है, ठीक है, और मतलब ये हमें रुला भी देती है, रिजल्टिंग इन टीयर्स। अब देखो मैं बताती हूँ, मुझे मेरे सामने एक बार क्वेश्चन आया था इस मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स में से। क्वेश्चन था ये, यू नो आई विल मेक इट अ स्टार। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, विच ऑक्साइड कोजेज स्टिफनेस इन द फ्लावर बड्स, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है SO2 हो, NO2 हो, ओजोन हो, कुछ भी हो सकता है ना ऑप्शन में, तो आंसर विल बी SO2। SO2 स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स कोज करता है, याद रखनी है ये चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था एक बार और बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था और बहुत सारों ने ठीक किया था जिन्होंने NCERT पढ़ी हुई थी, तो ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अब ये देखो, जो वो होती है ना, मतलब जैसे जो हमारी ऑक्सीडेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, वो अगर कैटलाइज्ड नहीं है तो वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। पर जो हमारी एयर है, पोल्यूटेड एयर है, उसमें पर्टिकुलेट मैटर होता है, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन कैटलाइज हो जाती है। जो मतलब पर्टिकुलेट मैटर होता है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाती है। और ये जो रिएक्शन है, अगर मतलब ओजोन है और हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो ये रिएक्शन तब भी प्रमोट की जा सकती है, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई। ये बात भी रिएक्शन याद रखना, ठीक है, ये वाली कि किसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है। लेट्स प्रोसीड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो, जो डाई नाइट्रोजन और जो डाई ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारे एयर के अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं। किस टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते? नॉर्मल पे रिएक्ट नहीं करते हैं। जब हाई एल्टीट्यूड्स पे लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो वो कंबाइन करते हैं। देखो, ये कंबाइन करके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनती हैं, ठीक है। दे कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, ठीक है। और जो NO2 है हमारी, वो ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट आयन बना लेती है। कौन सा आयन बना लेती है? नाइट्रेट, विच इज यूज एज अ फर्टिलाइजर जब वो सॉइल में वॉश आउट हो जाती है, ठीक है। व्हेन इट इज वॉश्ड इन सॉइल, वो एक्ट करती है एज अ फर्टिलाइजर, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। अब एक बात ध्यान रखना, जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उनमें क्या होता है? टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्या होता है? टेम्परेचर हाई होता है ऑटोमोबाइल इंजन में, ठीक है। जो हमारे ऑटोमोबाइल इंजन में टेम्परेचर हाई है, तो जब हमारा फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो क्या होता है? ये दोनों कंबाइन करती हैं और यहाँ पे क्या बनती है? नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है, ठीक है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इंस्टेंटली, देखो, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो इंस्टेंटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर जो ये होता है ना, मतलब अब मैं कैसे बताऊं, हाँ, जैसे ये बना लिया। अब हमें ये देखो, जो NO2 है ना, NO2 स्ट्रेटोस्फीयर में हाई रेट से बनती है जब NO ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। देखो, यहाँ पे तो ये NO2 बन रहा है नॉर्मल रेट पे, पर फास्टर रेट पे पता है कब बनती है? जब वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है हमारा NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन के साथ रिएक्ट करके हाई, मतलब रेट बहुत जल्दी जल्दी बनती है यहाँ पे NO2 स्ट्रेटोस्फीयर में। अब जो NO2 है वो ना एक मतलब हमारे लिए मतलब हार्मफुल है कहीं ना कहीं। एक तो वो लंग इरिटेंट है। क्या है? लंग इरिटेंट। देखो, सबके एक एक पॉइंट याद रखना। जैसे SO2 था हमारा, वो स्टिफनेस कोज करता है फ्लावर बर्ड्स की, और NO2 क्या है? लंग इरिटेंट है, ठीक है। क्या है? लंग इरिटेंट। अब NO2 के बीच में बहुत सारे कॉजेज हैं। देखो, ये इरिटेंट रेड हेज कोज करता है ट्रैफिक में, टॉक्सिक है लिविंग टिश्यूज के लिए। देखो, जब NO2 का लेवल बढ़ जाता है तो वो लीव्स को डैमेज करता है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन हमारा डाइऑक्साइड होता है, ये NO2 जो होता है हमारा, वो हार्मफुल होता है वेरियस टेक्सटाइल और फाइबर मेटल की इंडस्ट्रीज के लिए भी, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्मफुल। ये सब कुछ देखो एक बारी में लर्न नहीं होगा, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप इस वीडियो के मतलब गो थ्रू हो ना 3-4 बारी, तो ही जाके सब कुछ आपके दिमाग में बैठेगा। ये बात ध्यान रखना। चलो लेट्स कम टू हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन देखो आपको पता ही है, इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। ये याद रखना, ओनली, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कब होते हैं? दे आर फॉर्म्ड जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है, किसकी? फ्यूल की, ठीक है। और जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये कैंसर कोजिंग होते हैं। क्या होते हैं? कैंसर कोजिंग होते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स को हार्म करते हैं बाय कोजिंग एजिंग,
टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, लीव्स की शेडिंग करते हैं और फ्लावर्स और ट्विग्स को भी शेड करवा देते हैं ये, ठीक है। ये छोटा सा है तो टॉपिक आपको पता ही है, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। हम अब आ गए ऑक्साइड्स किसकी, कार्बन के ऑक्साइड्स पे आ गए हम, ठीक है। अब देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये तो वही देखो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सीरियस एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। ये याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मोस्ट सीरियस, क्या है, मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। जिसकी कोई टेस्ट नहीं है, कोई कलर नहीं है, या कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, हाईली पॉइजनस है। ये अगर हम इनहेल कर लेना ये, तो हमारी ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में डिलीवर हो रही है उसको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कब होता है, जब हम कार्बन की इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, ठीक है। और ये मेनली ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से ही प्रोड्यूस होता है। देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, जो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स मोर स्टेबल है। याद रखना ये 300 टाइम्स, ठीक है। इट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जब हम थोड़ा सा भी इनहेल करते हैं तो यार जैसे मैंने बताया कि ये ज़्यादा मतलब स्टेबल है तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसकी जो मतलब वो है कंसंट्रेशन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, अगर 3 से 4% भी हो जाती है हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, बहुत अच्छी खासी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में और जिसकी वजह से बहुत सारे हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक हेडेक, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये इसमें मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है 300 टाइम्स मोर स्टेबल है और ये मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट भी है। अब अगर मान लो जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो स्मोक करती है, ठीक है, जिसको स्मोकिंग की हैबिट है, तो उनमें अगर जो CO का लेवल है अगर बढ़ गया तो क्या क्या मतलब सीधा देखो फर्क तो भी देखो बेबी पे ही आएगा। तो क्या क्या हो सकता है, प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, मतलब टाइम से पहले ही बर्थ का हो जाना, एबॉर्शन हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस, डिफॉर्म्ड बेबीज मतलब बेबीज में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो इट इज एडवाइज्ड कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है वो स्मोक ना करें, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है बाय रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स का जो बर्निंग होता है, लाइमस्टोन की जो डिकम्पोजिशन होती है और वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, ठीक है। और जो हमारा CO2 है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है। और ये 0.03% बाय वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ये, ठीक है। ये बात भी आप सबको पता ही है, बहुत बहुत कॉमन सी बात है। अब देखो अगर डिफॉरेस्टेशन होगी और बर्निंग ऑफ फ्यूल होगी तो CO2 की जो अमाउंट है हमारे नेचर में वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब हम देखते हैं आगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अब हम एक बार ये वाला देख लेते हैं। देखो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है तो देखो जैसे मैंने बताया अभी डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। तो वही अगर हम पेड़ों को उगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारे पेड़ होते हैं ना वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और इसी मतलब वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या मतलब ये कैसे रिमूव करते हैं, क्योंकि देखो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो फिर ये लोग खाना बनाएंगे और बाहर ऑक्सीजन छोड़ेंगे, तो ऐसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को मेंटेन कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। चलो अब हम ग्लोबल वार्मिंग देखते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखते हैं। देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जो 75% सोलर एनर्जी हमारी अर्थ में पहुंच रही होती है वो हमारी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इधर कॉमन सेंस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो मतलब क्या होता है, जो मतलब बची हुई हीट है वो अपनी वापस देता है एटमॉस्फेयर को, मतलब जो अर्थ है, अर्थ सरफेस है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ छोड़ देता है और वो रेडिएट बैक कर देता है एटमॉस्फेयर को, ठीक है। अब जो हीट उसने रेडिएट बैक करी है तो जो कुछ हीट है वो हमारी गैसेस ट्रैप कर लेती हैं, ये वाली जो गैसेस है वो ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है।
और फिर क्या होता है, ये जो मतलब गैसेस ने ट्रैप कर ली हीट, तो अब क्या हुआ, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी गर्म हो जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखो, अब हमारा ग्रीन हाउस क्या होता है। देखो, हमें पता है कि जो ठंडी ठंडी जगहें होती है ना, वहाँ पे जो फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वहाँ पे वो ग्लास कवर्ड एरियाज में ग्रो होते हैं। कौन से एरियाज में ग्रो होते हैं, ग्लास कवर्ड एरियाज में। ठीक है, जो ये ग्लास कवर्ड एरियाज है उन्हें ही हमने ग्रीन हाउस कहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, जो ग्लास कवर्ड एरियाज हैं वो करते क्या है बेसिकली, वो जो सन की गर्माई है ना उन्हें अंदर होल्ड करके रखते हैं। सिमिलरली जो हमारा ये देखो सिमिलरली है। ठीक है, कभी सोचो क्या है ये सिमिलरली है। सिमिलरली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो सन की हीट को ट्रैप कर लेता है अर्थ के सरफेस के पास और उसको गर्म रखता है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस। ठीक है, अब देखो, अब आगे क्या है। देखो, जो सोलर रेडिएशंस हैं वो हमारे ग्लास पे पड़ती हैं, और जो हमारा ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो अंदर आती है, वो सोइल को हीट कर देती है। क्या करती है, इट हीट्स अप द सोइल। और जो हमारी सोइल है वो क्या करती है, जो सोइल है हमारी और जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट करते हैं। क्योंकि जो हमारा ग्लास है वो ओपेक है इंफ्रारेड रेडिएशंस के लिए, जो वो ग्लास है वो क्या करता है, वो पार्टली एब्जॉर्ब कर लेता है और पार्टली रिफ्लेक्ट कर देता है रेडिएशंस को। ठीक है, इसी मतलब जो वो रिफ्लेक्ट करता है अंदर ही अंदर करता है, तो वो एनर्जी हमारी जो है सन की ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस में। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म रहता है। ठीक है, अब देखो, एक बात याद रखना, जो हमारी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन जो है वो 0.03% से ज़्यादा हो गई, तो जो हमारा नेचुरल ग्रीन हाउस होता है ना वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए जो हमारा CO2 है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर हम बात करें, जो हमारी मीथेन है, वाटर वेपर है, नाइट्रस ऑक्साइड्स हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये सब के सब क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्या है ये सारी की सारी, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, याद रखना। और जो मीथेन है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, मीथेन जो है नेचुरली प्रोड्यूस होती है जब हम वेजिटेशन को बर्न करते हैं, पैडी फील्ड्स में से होती है। ठीक है, कोल माइंस में से, और जो हमारे गार्बेज डंप जो रोट कर रहे होते हैं उनमें से, और फॉसिल फ्यूल में से भी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपको पता ही है, मैन मेड केमिकल है जो एयर कंडीशनर्स फ्रिजेस में यूज होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में, ये ओजोन लेयर को डैमेज करता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है हम सबके लिए। ठीक है, अब चलो देखो क्या होता है। देखो, जैसे ही हमारी ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो क्या होता है, जो ये मतलब जो पोलर आइस कैप्स वगैरह ये मेल्ट करती हैं और हमारा सी लेवल इंक्रीज करता है। ठीक है, और फ्लडिंग हो जाती है लो लाइंग एरियाज की, और इसी वजह से जब हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से इन्फेक्शियस डिसीजेज जो हैं हमारी, कौन सी, इन्फेक्शियस डिसीजेज के होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, येलो फीवर, ये सब। ठीक है, इन सब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेट्स कम टू आवर टॉपिक एसिड रेन। चलो ठीक है, एसिड रेन बात करते हैं। देखो, जो हमारा रेन वाटर है उसका नॉर्मली pH कितना होता है, वो 5.6 होता है नॉर्मली। ठीक है, और ये होता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस। वो H पॉजिटिव आयंस बनते कहाँ से हैं, H पॉजिटिव आयंस जब बनते हैं जब जो रेन वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारा नॉर्मल pH इतना होता है रेन वाटर का। पर जब ये pH 5.6 से कम होने लग जाए तो वो एसिड रेन कहलाती है। याद रखना, लेस देन तो वो क्या है, एसिड रेन। नॉर्मली कितना है, 5.6। अगर इससे कम हो गया तो इट इज एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन में क्या है, जो एसिड रेन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा एसिड है एटमॉस्फेयर में से वो डिपॉजिट हो जाता है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है,
क्या होता है, सरफेस ऑफ अर्थ में डिपॉजिट हो जाता है। अब इसमें मेनली जो हमारे ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के और सल्फर के, वो नेचर में क्या है, एसिडिक हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, विंड उनको ब्लो कर लेती है सॉलिड पार्टिकल्स के साथ एटमॉस्फेयर में जो होते हैं, और उन्हें फाइनली लाकर ग्राउंड पर सेटल डाउन कर देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एसिड रेन बेसिकली मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है कौन कौन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये दो हमारे एसिड्स आ जाते हैं। जो एसिड रेन है ना, हम लोगों की ही एक्टिविटीज़ का एक नतीजा है, क्योंकि जो हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से ही तो ऑक्साइड्स जो हैं ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे हैं, जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो गई, कोल, और जो ऑयल है पावर स्टेशन में, इन सब की वजह, मतलब अल्टीमेटली हम सब ही रिस्पॉन्सिबल है ना इन चीज़ों के लिए, ठीक है। एक और चीज़ भी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेट्स सी अबाउट, हाँ, अमोनियम सोल्ट्स। ये रहा अमोनियम सोल्ट्स जो है ना, वो भी बनते हैं, और वो हमें एटमॉस्फेरिक हेज, अब ये क्या होता है, एरोसोल ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, ये होता है। अमोनियम सोल्ट्स भी बनते हैं। तो जो एरोसोल पार्टिकल्स होते हैं ना, ऑक्साइड या फिर अमोनियम सोल्ट, जो हमें रेन ड्रॉप्स में दिखते हैं, वो तो होती है हमारी वेट डिपोजिशन। क्या होती है, इट इज़ रेफर्ड टू एज वेट डिपोजिशन। और जो SO2 है, जो कि डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है सॉलिड और लिक्विड ग्राउंड सरफेस पे, वो होती है हमारी ड्राई डिपोजिशन। ये भी याद रखना, ये भी लिखा हुआ है NCERT में, ड्राई डिपोजिशन एंड वेट डिपोजिशन, ठीक है। अब जो एसिड रेन है, मैंने आपको जैसे बताया था, इट इज़ हार्मफुल, ठीक है। हार्मफुल किस किस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, रेस्पिरेटरी डिसीजेज कोज हो जाती हैं इसकी वजह से, एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इसकी वजह से, बिकॉज जब भी ग्राउंड वाटर में जाता है, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, ठीक है। वाटर पाइप्स की क्रोजन हो जाती है इसकी वजह से, जिसकी वजह से जो मेटल की लीचिंग होती है पानी के अंदर, अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को हार्म करता है, और ये बिल्डिंग को भी डैमेज करती है एसिड रेन। जैसे आपने सुना ही होगा, ताजमहल को डैमेज किया हुआ इसने, ठीक है, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेट्स बिगिन, लेट्स प्रोसीड। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हमने अभी कौन से पढ़ लिए थे, गैशियस पोल्यूटेंट्स पढ़ चुके हैं हम। अब हम आते हैं पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स पे। पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या है, माइन्यूट सॉलिड वाले पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट जो कि हवा में है, ठीक है। अब इसमें भी आगे देखो 2 टाइप है, एक तो वायबल और एक नॉन वायबल। अब मैंने ये देखो कैसे लर्न किया हुआ था, कभी कभार क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायबल पोल्यूटेंट या फिर नॉन वायबल पोल्यूटेंट। मैंने तो देखो ऐसे लर्न किया हुआ था, वायबल जो है लिविंग पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले पोल्यूटेंट्स की, बैक्टीरियल लिविंग है, फंगी, मोल्ड्स, एल्गी, ये सारे क्या लिविंग पोल्यूटेंट्स हैं। ये प्लांट डिसीजेज भी कॉज करते हैं, याद रखना। नॉन वायबल देखो, स्मोक पार्टिकल्स, नॉन लिविंग, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स। तो नॉन वायबल इज नॉन लिविंग पोल्यूटेंट, कहीं ना, मतलब ये लर्न करने का तरीका है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आता है कहीं ना कहीं लर्न करने का सिस्टम। जो पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं, अगर उनका साइज 5 माइक्रोन से ज़्यादा है, तो वो हमारे नेसल पैसेज में घुस जाते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं ना, वहाँ पे वो अटक जाते हैं, ठीक है। अगर वो 10 माइक्रोन जितने हैं, तो वो लंग्स के अंदर ही घुस जाते हैं, मतलब 10 माइक्रोन जितने हैं, तो वो हमारे लंग्स के अंदर ही घुस गए, ठीक है, तो और दिक्कत हो गई। अब देखो जो लेड है हमारा, आपने सुना ही होगा PB, वो प्राइमरी सोर्स है किसका, प्राइमरी सोर्स ऑफ एयरबोर्न लेड एमिशन, किसका, एयरबोर्न जो लेडेड पेट्रोल होता है, इससे हमारा क्या होता है, एयरबोर्न लेड एमिशन होती है, ठीक है। अब देखो इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स, जो लेड है ना हमारा, इंटरफेयर करता है विद मैच्यूरेशन ऑफ RBC। याद रखना, लेड इंटरफेयर्स विद लेड, इट्स PB, सॉरी इट्स PB, लेड। तो इट इंटरफेयर्स विद मैच्यूरेशन ऑफ RBCs, ठीक है, ये बात याद रखना तुम लोग, ठीक है। लेट्स प्रोसीड। स्मोग। अब स्मोग आप सबने सुन रखी होगी, व्हाट इज इट, इट इज स्मोक प्लस फोग, ये तो पता ही है। अभी आगे 2 टाइप की है, क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल। अब देखो यहाँ पर सारे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे याद रखें, कि क्लासिकल कूल में है, फोटोकेमिकल वार्म ड्राई में है, क्लासिकल में सल्फर डाइऑक्साइड है, फोटोकेमिकल में ये सब है, तो ये सब कैसे याद रखें। देखो मैंने तो ऐसे लर्न किया हुआ था
क्लासिकल स्मोक इज लंदन, ठीक है। लंदन में क्या होते हैं, अमीर अमीर लोग रहते हैं। अमीर लोग क्या होते हैं, क्लासी होते हैं, क्लासी होते हैं। और वो क्या करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं उन्हें रिड्यूस करना चाहते हैं, मतलब अपने अंडर दबाना चाहते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, वो गोरे गोरे भी होते हैं। तो गोरे गोरे लोग आपने देखे होंगे ना, ठंडे ठंडे मौसम में दिखते हैं हमें। तो वो जो क्लासिकल स्मोक है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में होगी, और वो क्या होगी, रिड्यूसिंग होगी, मतलब दूसरों को दबाना चाहेगी, ठीक है। तो इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर एंड कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में है। सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें SO2 होती है, ठीक है। बस क्लासिकल स्मोक के सिर्फ यही 3 पॉइंट्स है। फोटोकेमिकल का आगे भी बहुत सारा काम है, बट क्लासिकल सिर्फ ये है। देखो आपको क्लासिकल पता लग गया कि कूल में है, तो ऑब्वियस बात है फोटोकेमिकल कहाँ होगी, वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट। अब देखो फोटोकेमिकल है, देखो फोटो से ही पता लग रहा है कि सन की कुछ बात हो रही होगी, है ना। तो ये यहाँ से भी थोड़ा पता लग रहा है कि भाई सनी क्लाइमेट है तो वार्म और ड्राई होएगा, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने कहा था ना, नाम से पता लग रहा है फोटो मतलब सन का कुछ काम हो रहा है केमिकल्स पे। तो एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स पे, ठीक है। और अगेन ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है नेचर में, ठीक है। अब देखो, अब हमारी जो फोटो केमिकल स्मोक है वो बनती कैसे है। देखो अभी हमने पढ़ा जब सनलाइट इन दोनों पे काम करती है तो हाइड्रोकार्बन और हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो जब इनके लेवल्स बढ़ते हैं तो चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। चेन रिएक्शन अक्कर जहाँ पे NO जो है वो कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट होता है NO2 में, ठीक है। और जो NO2 है इन टर्न एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सनलाइट से, और वो टूट जाता है NO और O ऑक्सीजन में, एटॉमिक ऑक्सीजन में। और जो आपको पता ही है जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वो कितनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इट फॉर्म्स ओजोन, ठीक है। एक यहाँ पे बहुत बड़ी मतलब दिक्कतें मतलब खड़ी होती आ रही है, ठीक है। अब तुम देखो अब क्या हुआ, ओजोन बन गई, ठीक है, और NO2 भी बन गई। अब तुम्हें पता है जो NO2 होती है वो क्या होती है, NO2 क्या है, इट इज़ अ ब्राउन गैस, ठीक है। और जब इसके अच्छे खासे लेवल्स बढ़ जाते हैं तो वो हेज में भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब ये याद रखना जो हमारी NO है और जो ओजोन है वो मिलके NO2 बनाती है फर्दर, ठीक है, और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मतलब ये बन गई है। और जो NO2 है और जो ओजोन है वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएक्ट टू फोम। अब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्या क्या बनाने के लिए। देखो मीथेन ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए, एक्रोलीन बना, हमारा पैन बना। तो याद रखना व्हाट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो फॉर्मल्डिहाइड है, पैन है, एक्रोलीन है, ठीक है, ओजोन है, ये सब याद रखना। दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, इफेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। चलो देखो इफेक्ट्स, एक तो क्या है ये सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जो आपके ओजोन और जो पैन है ना वो आई इरिटेंट्स हैं, क्या है, आई इरिटेंट्स हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको शायद बताना भूल गई हूँ, NCERT में वैसे मेंशन्ड नहीं है पर क्या क्वेश्चन आया था एक बार मेरी मतलब टेस्ट सीरीज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ, मतलब नॉट आ आई इरिटेंट, ठीक है। तो ओजोन था उसमें ऑप्शन में, ये पैन भी था ऑप्शन में, ठीक है, और एक हमारा ये था क्या कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड था ऑप्शन में, और एक हमारा था कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वहाँ पे अब इतना सब कुछ हम रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आंसर वो CO जो है हमारा आई इरिटेंट नहीं है, CO जो है नॉट आ आई इरिटेंट, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। एक सेकेंड, ये बात ध्यान रखना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स प्रोसीड। देखो जो ओजोन है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो नोज एंड थ्रोट इरिटेंट्स भी है, ठीक है, और ये भी इसके इफेक्ट्स हैं, ये भी देख लेना, ठीक है।
अब हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं? अब कंट्रोल करने के तो देखो क्या ही मेथड है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि भाई प्राइमरी प्रीकर्सर जिनकी वजह से दिक्कतें शुरू हो रही है उनको कंट्रोल कर लो। तो वो प्राइमरी कौन कौन से हैं? NO2 और हाइड्रोकार्बन्स, यही तो है प्राइमरी प्रीकर्सर जिनकी वजह से आगे हमारी ये सब कुछ बनना शुरू हुआ। अब आगे ये लोग रिएक्ट करते हैं तो ओजोन और ये हमारी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। तो ये सेकेंडरी प्रीकर्सर, याद रखना क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी प्रीकर्सर, तो ओजोन और पैन, ठीक है ये। और हम इसको कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो कैटालिटिक कन्वर्टर्स होते हैं आजकल हमारे ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहे हैं, तो वो प्रिवेंट करते हैं, क्या करते हैं ये लोग? प्रिवेंट करते हैं, क्या प्रिवेंट करते हैं? रिलीज प्रिवेंट करते हैं नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स का। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हो गई, ठीक है। एक और तरीका भी है, जो ये हमारे प्लांट्स हैं ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। तो अगर ये वाले प्लांट भी हमारे एटमॉस्फेयर में हो तो भी हेल्प हो सकती है। अब हमारा ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन खत्म हो चुका है। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, ठीक है। लेट्स डू स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके गाइज।